गुड मॉर्निंग बच्चों। कौन सा एक्ट करें हम लोग? वेरी गुड। पार्ट 2 देख रहे हैं, उसमें सेक्शन 13 पे बात हो रही थी। आएंगे सेक्शन 13 पे फटाफट से। पेज नंबर 14 सेक्शन नंबर 13 बात करते हैं। आइए फटाफट। रेम्युनरेशन का राइट है हमको, अरे रेम्युनरेशन का राइट है। जनरल आंसर इज नो, बट मिल जाएगा अगर पार्टनरशिप डील में मेंशन होगा या कोई कस्टम वगैरह चल रहा होगा तो भी रेम्युनरेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाएगा। कितना परसेंट? 6%। 6 से कम नहीं, कम तो कर सकते हो ना, ज्यादा नहीं कर सकते। ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आइए फटाफट सेक्शन 13 क्लॉज सी पढ़ रहे हैं। मेरा पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है। फोर्थ भी हमने पढ़ लिया था। क्या कह रहा है? अ पार्टनर मेकिंग any payment or advance beyond the amount of capital he has agreed to subscribe is entitled to interest thereon at the rate of 6% per annum. Okay. चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर ई में कह रहा है the firm shall what 100% indemnify a partner in respect of payment made and liability incurred by him. अच्छा, कब तक? इन ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई पार्टनर ने ऑर्डिनरी कोर्स में या प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस में कोई पैसा लगा दिया अपना, ना कि फर्म का, कि चलो मैं फर्म से रिइंबर्स करा लूंगा, तो फर्म को देना पड़ेगा। यस, 100% देना पड़ेगा। सेक्शन 13 क्लॉज ई कह रहा है अगर पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी यूज की है टू इनकर द एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म टू पे ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी बन जाती है 100% कि उस पार्टनर को क्या करे? इंडेमनिफाई करे। राइट? ठीक है, आगे चलते हैं। दोबारा से देखेंगे क्या कह रहा है। द फर्म शैल, फर्म के लिए लायबिलिटी है ये पार्टनर्स पे, फर्म पे, तो ठीक है लिख लेंगे liability of firm है। Okay, the firm shall indemnify a partner in respect of payment made or liability incurred by him in respect of what? In doing such act, okay, for the purpose of protecting the firm from losses as would be done by a person of ordinary prudence in an emergency in his own case under similar circumstances। अच्छा, समझने की कोशिश करते हैं। इमरजेंसी व्हाट? अरे व्हाट डू यू हैव इमरजेंसी है? अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जब डिसीजन लेना है तो एक पार्टनर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इमरजेंसी इक्वल्स टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? द फर्म शैल इंडेमनिफाई अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड, जिसने पेमेंट करी है या लायबिलिटी इनकर करी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इन डूइंग सच एक्ट। व्हाट एक्ट? जो उसने इमरजेंसी में करा। ओके। इन हिज ओन, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉसेस as would be done by a person of ordinary prudence under similar circumstances। वो बोलना चाह रहा है लॉ कि जो पार्टनर है अगर उसका खुद का व्यापार होता तो वही डिसीजन लेता जो उसने फर्म के लिए लिया है। किसमें? इमरजेंसी। इमरजेंसी है व्हाट? फायर, अर्थक्वेक, राइट? इस तरह की इमरजेंसी। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है, राइट, बट ऑलवेज नहीं। तो इमरजेंसी मतलब ऐसी चीज जब, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, कभी कभी इमरजेंसी में ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, हम निकाल लूं या रुक जाऊं आगे, राइट?
तो सेम चीज यहाँ पर बोल रहा है पार्टनर के लिए कि अगर वो खुद अपना व्यापार करता तो इस सिचुएशन में वो क्या डिसीजन लेता। अच्छा, अगर उसने ऐसा डिसीजन ले लिया तो उसने कुछ पेमेंट कर दी किसी को, लायबिलिटी पे ऑफ कर दी, यस, तो उसको भी रिएम्बर्समेंट मिलेगा। किसको? पार्टनर को। किससे मिलेगा? फर्म से मिलेगा। फर्म शैल इंडेमनिफाई द लॉसेस टू द पार्टनर, राइट। तो लिखिए, मार्क करिए। फर्स्ट है इमरजेंसी एंड सेकंड कीवर्ड है यहाँ पर ऑर्डिनरी प्रूडेंस। ओके, ठीक है। फर्म में आग लग रही थी, ओके, पार्टनर ने क्या करा? फायर एक्सटिंग्विशर खरीद के वहां पे आग बुझाने की कोशिश करी, ठीक है। अपना बिजनेस होता तो भी करता। फर्म में कुछ ऐसा लॉस हो रहा था, फॉर एन एग्जांपल फर्म ने लोन लिया था और वो लोन का पेमेंट नहीं कर पा रही थी फर्म, पार्टनर ने पेमेंट कर दिया, ठीक है। फर्म को पे करना होगा, इंडेमनिफाई करना होगा। ऐसा नहीं फर्म ये बोल देगी नहीं नहीं हम नहीं देंगे तुझे पैसा, नहीं, पार्टनर का राइट होगा और फर्म की क्या होगी? लायबिलिटी होगी, एज पर सेक्शन 13 क्लॉज ई के अकॉर्डिंग, राइट, ठीक है। तो ठीक है, मार्क कर लेंगे ई पे फर्म्स लायबिलिटी एंड पार्टनर्स राइट। एफ पे चलेंगे। अ पार्टनर शेल 100% इंडेमनिफाई द फर्म। अब कौन कर रहा है इंडेमनिफाई? पार्टनर। किसको? फर्म को, ठीक है। फॉर एनी लॉसेस कॉज टू इट बाय हिज विलफुल, क्या कह रहा है? विलफुल नेग्लेक्ट या नेग्लिजेंस, मतलब इज इक्वल्स टू कुछ लिखवाया था ना, फ्रॉड, ओके। विलफुल नेग्लेक्ट के ऊपर लिख लेंगे फ्रॉड। दोबारा से पढ़ेंगे। अ पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉसेस कॉज टू इट, जो फर्म को हुए हैं, किसके द्वारा? बाय हिज willful fraud, by his fraud in conduct of business of the firm. The partner shall indemnify the losses to the firm as per clause F of section 30, ठीक है। तो पार्टनर को वो लॉस देने पड़ेंगे, इंडेमनिफाई करने पड़ेंगे, रिइंबर्स करने पड़ेंगे, किसको? फर्म को। यहाँ पर वर्ड होता है ओनली नेग्लिजेंस, अगर वर्ड होता है ओनली एंड ओनली नेग्लेक्ट, विलफुल नहीं होता तो फर्स्ट आप कॉन्ट्रैक्ट देखते, देन म्यूचुअल एजेंसी। अब मुझे एक डिफरेंस बता दीजिए, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 10 क्लॉज 1 वर्सेस सेक्शन 13 क्लॉज F? फटाफट से मूव कर सकते हो। है ये क्या पूछ लिया? सेक्शन 10(1) वर्सेस सेक्शन 13(F) में क्या डिफरेंस है? सेम है, डिफरेंट है? और अगर सेम है तो अलग अलग क्यों लिखा, ये भी बताना। और डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है? अरे सेक्शन 13 क्लॉज F जो भी पढ़ी वर्सेस सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, क्या डिफरेंस है? पढ़ तो लिया है ना, पूछ तो सकता हूँ ना मैं आपसे। हाँ, स्मॉल F क्या डिफरेंस है? बात नहीं करनी, मेरे तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इतनी बात मत करो। हाँ जी, कुछ डिसीजन निकला आपका?
सेम डिफरेंट? सेम, क्या सेम सिमिलरिटी मिली आपको? हाँ बताओ। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहेगा, अपनी ओपिनियन देना चाहेगा? नहीं? अच्छा सेम है तो एक दोबारा से क्यों लिखा फिर 13 में? जब 10 में लिख तो दिया था, 10 तो सफिशिएंट था, पढ़ भी लिया था हमने, 13 में क्यों लिखा फिर? हाँ वो तो रही है, मगर दोबारा रिपीट क्यों कर रहे हो? फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना। 10 1 लिख के आओ एग्जाम में, या 13 F लिख के आओ? कहाँ पे? अच्छा, और 10 1 में नहीं लिखा, डायरेक्ट इंडेमनिफाई करना होगा। अरे यस या नो? अच्छा चलो, एक डिफरेंस मिला। और होता था ना, इस और इस इमेज में 10 डिफरेंस बताओ, न्यूज़पेपर में आता था, है ना? ये वही है। ओनली राइट्स, 13 में ओनली राइट्स। हाँ जी, चलो होमवर्क लिख लो। What are the difference between section 10(1) versus 13(f)? बहुत है, लॉन्ग वाले डिफरेंसेस पे है, ठीक है ना? क्योंकि क्या होता है, समझ नहीं आता एग्जाम में लिखना क्या है। अब पता सब कुछ है, लिखना क्या है? लिख लो, What are the difference between 10(1) versus 13(f)? चले आगे। एक डिफरेंस तो आपने बता दिया मुझे, बाकी आप बताएंगे। हाँ जी, 5th का ई पार्ट मतलब 13 का ई। 13 के ई में कुछ नहीं लिखा, फर्म्स की लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। अच्छा इधर ध्यान देंगे, फर्म्स की लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा है कि फर्म भी लायबल हो सकती है। हाँ हो सकती है, अगर पार्टनर ने अच्छा काम करा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम करा है, जो किसको करना था, अपनी जेब से खर्चा कर दिया। अब बिजनेस का खर्चा कोई अपनी जेब से कर रहा है तो वापस तो लोगे ना पैसे। आप अपने फ्रेंड के ब्याह पे मैं खर्चा कर रहा हूँ, आपका फ्रेंड कह रहा है भाई मैं दे दूंगा, ठीक है, तो वो देगा ना, उससे लोगे ना, राइट तो है ना? हाँ सेम, पार्टनर कोई खर्चा कर रहा है फर्म के ब्याह पे, तो फर्म की लायबिलिटी है उसको इंडेमनिफाई करने की, पहला पॉइंट। सेकंड, कुछ इमरजेंसी आ गई, पूछना वाजिब नहीं समझा उस पार्टनर ने और खर्चा कर दिया, तो देयरफॉर फर्म्स की लायबिलिटी है कि उस खर्चे का भी पेमेंट करे। ऑर्डिनरी का तो करना ही करना है, बट इमरजेंसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स का भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें खर्चा करना सही समझा उसने। तो ये फर्म की लायबिलिटी बन गई, पार्टनर का राइट बन गया, इतना ही लिखा है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन 10(1) और 13(f) आप निकाल के लाएंगे। एक तो आपने बताया सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, किसमें होगा? 13, राइट? आगे चलते हैं हम लोग। सर आगे क्या कह रहे हैं हमसे? लास्ट में ये 13E पढ़ रहे हैं हम लोग, थोड़ा आपको एनालिसिस करके बता रहा है इसी है। पॉइंट नंबर 4, सेक्शन 13E, राइट टू बी indemnified. Okay, every partner has a right to be indemnified by the firm in respect of payment made and liability incurred by him in ordinary first and proper conduct of business of the firm, as well as in the performance of an act in an emergency for protecting the firm from any losses. तो ठीक है, उस केस में भी पार्टनर को क्या किया जाएगा? इंडेमनिफाई किया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ICI का फेवरेट है यहाँ पे इमरजेंसी में। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम दी SBI बैंक, यू ऑल आर दी पार्टनर्स एंड आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है। नाउ
एसबीआई बैंक ने जो लोन दिया था आपकी पार्टनरशिप फर्म को, वो आपकी पार्टनरशिप फर्म उसको पे नहीं कर पा रही, ईएमआई चुका नहीं पा रही। तो एक पार्टनर खड़ा हुआ कि ठीक है मैं दे देता हूँ ईएमआई का पेमेंट, ठीक है आप दे दो, बट क्या इसको ना देने से फर्म को लॉस हो रहा था? हाँ हो रहा था, क्योंकि एसबीआई बैंक बोल रहा था अगर आप ईएमआई नहीं दोगे तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगाएंगे, पेनल्टीज लगाएंगे, है ना, क्योंकि आपने लेट पेमेंट कर रहे हो इसको। तो बैंक आपकी पार्टनरशिप फर्म पे पेनल्टी लगा रहा था, सपोज 50,000 की, लॉस हो जाता फर्म को 50,000 का। उसको रोकने के लिए एक पार्टनर ने क्या बोला, मैं दे देता हूँ अपने पैसों से, क्या ईएमआई, तो फर्म उसको पे करेगी या नहीं करेगी? करेगी। पार्टनर का राइट है या नहीं है? कौन सा सेक्शन में? 13E में फर्म की लायबिलिटी है या नहीं है? तो वही बात कर रहा है। इमरजेंसी इज नॉट एन ऐसी सिचुएशन जो जिंदगी में नहीं आएगी, नहीं। इमरजेंसी मींस कि फर्म के पास पैसे नहीं है। क्या पार्टनर दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, जिससे फर्म प्रोटेक्ट हो जाएगी फ्रॉम एनी लॉसेस। यस, 50,000 का लॉस बच जाएगा, तो पार्टनर को राइट मिल जाता है कि वो फर्म से क्या करा ले, रिएम्बर्स करा ले। फर्म की लायबिलिटी बच जाती है कि उसको क्या करे, रिएम्बर्स करे। समझ में आ रही है? चले आगे, आगे चलते। एक एग्जांपल है आईसीआई का, हमेशा पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 14, 13 कंप्लीट हुआ, 14 पे आएंगे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, सेक्शन 14। बिना पढ़े थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म की क्या क्या प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, एसेट्स, हाँ क्या क्या होती है, एक एक करके। हाँ हाँ वो प्रॉपर्टीज ही होती है। कौन कौन सी होती है? एडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा ये कहाँ से आएगी लैंड एंड बिल्डिंग? हम कौन? फर्म, पार्टनर। अच्छा ये बोल रहे हैं पार्टनर ने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी और वो फर्म में इंट्रोड्यूस कर दी, ये बोलना चाह रहे हो ना? ये पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाएगी ना? हाँ मानी जाएगी। और कुछ बोलना चाह रहा है? वही तो बोल रहे थे। हाँ जी, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो फर्म ने खरीदी हो डायरेक्टली अपने पैसों से, वो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी। और एंड थर्ड है गुडविल। पढ़ेंगे सेक्शन 14, 3 प्रॉपर्टी बताई गई हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14। फर्स्ट, इधर फर्स्ट जो पार्टनर लाया है, जो फर्म ने कमाई है, एंड थर्ड वन, यही हमारी क्या रहेगा, टैगलाइन रहेगी सेक्शन 14 के लिए। पढ़ेंगे सेक्शन 14, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। द एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज आल्सो रेफर्ड एज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप एसेट्स, जॉइंट स्टॉक, कॉमन स्टॉक, जॉइंट स्टेट। किसी से भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 14। ठीक है, कुछ भी नाम ले सकते हैं। ओके, फर्स्ट, all the properties, rights, interests which partners contributed to the common business। जो पार्टनर लाया है, लिखे उसके ऊपर पार्टनरशिप की कौन कौन सी प्रॉपर्टी? पहली जो पार्टनर लाया है। सेकंड, ऑल द प्रॉपर्टीज, राइट्स, इंटरेस्ट एक्वायर्ड जो फर्म ने खरीदी है, जो फर्म ने कमाई है। ओके, एक्वायर और परचेज बाय और फॉर द फर्म। एंड थर्ड लास्ट, गुडविल, गुडविल ऑफ द बिजनेस। तो 3 प्रॉपर्टी बताई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, जो पार्टनर लाया है, जो फर्म ने कमाई है, एंड थर्ड वन, ठीक है, व्हाट डू यू नो गुडविल? बिना देखे कोई भी कॉन्सेप्ट में नहीं देखे, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। एक एक करके। हाँ, डेप्यूटेशन, वेरी गुड। हाँ, मनी वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशन, रेपुटेशन। हाँ जी,
टेंजिबल, इंटेंजिबल। और कोई कुछ? अच्छा, कोई डेफिनेशन वगैरह पढ़ी है आपने बचपन में? हाँ पढ़ी, बता नहीं पा रहे, बोलिए क्या पढ़िए? अच्छा चलिए आई से पढ़ने की कोशिश करते हैं। इधर आपको पैराग्राफ दिख रहा हो, गुडविल दिख रहा है? सेक्शन 14 स्पेसिफिकली लेट डाउन that the goodwill of a business is subject to a contract between the partner to be regarded as property of the firm. But this section, what section? Section 14 does not define the term. Section 14 goodwill को नहीं बताया क्या है गुडविल। ऐसे आगे कुछ और कहना चाह रहा है। गुडविल इज अ कॉन्सेप्ट विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट मैं नहीं बोल रहा ऐसे, ठीक है आगे चलते हैं। सच में ना? हाँ सच बोल दी, हमारी भाषा बोल दी। हाँ हम समझ तो पा रहे थे क्या कह रहे हो आप, मतलब बता नहीं पा रहे थे, वही ऐसे बोल रहे थे। आगे चल रहे हैं। गुडविल मस्ट may be defined as the value of reputation of business house in respect of profit expected in future over and above the normal level of profits earned by the undertaking belonging to the same class of business। तो गुडविल की डेफिनेशन देखें पूरे पार्टनरशिप एक्ट में, बट अगर गुडविल को समझना है, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस हाउस। गुडविल से क्या होगा, आप प्रॉफिट कमाओगे ओवर एंड अबव द नॉर्मल वन। जितना हम नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो तो आप व्यापार करके, बिजनेस करके कमा ही रहे हो, बट गुडविल से आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हो। एग्जांपल हल्दीराम, भुजिया तो सभी बेचते हैं, बट हल्दीराम के नाम से बिकते हैं। भुजिया बेच के प्रॉफिट तो सभी कमाते हैं, नमकीन प्रोडक्ट्स बेच के तो प्रॉफिट सभी कमाते हैं, बट गुडविल के नाम से कुछ ज्यादा प्रॉफिट होता है। हल्दीराम की है, अगर आपके सामने 3-4 ब्रांड रख दें, 3-4 प्रोडक्ट रख दें, तो आप कौन सा उठाओगे जिसका नाम आपने सुन रखा होगा, है ना? जैसे हल्दीराम। अरे यस या नो? तो देन यही बोल रहा है एसीआई की गुडविल क्या है, रेपुटेशन है, और गुडविल से फर्म क्या कमाती है, ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, दोनों चीज मार्क कर लेंगे। कीवर्ड है रेपुटेशन ऑफ बिजनेस हाउस प्लस प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल लेवल ऑफ प्रॉफिट। ये दो कीवर्ड है यहाँ पे हमारे। ठीक, ऊपर ही आ जाएंगे जहां से छोड़ा था। चले आगे कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर। किसकी प्रॉपर्टी? फर्म की। Where a property is exclusively belong to a partner, it does not become a property of the partnership merely because it is used for the business of the partnership. Such property will become the property of partnership if there is an agreement। ये बोलना चाह रहे हैं, सपोज मैं अमित सर, विजय सर, सौरभ सर ने पार्टनरशिप करी, कोचिंग क्लास करते हैं। अमित सर बोल रहे हैं मैं प्रॉपर्टी ला रहा हूँ, बट फर्म में नहीं ला रहा, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्म में नहीं ला रहे ना, नहीं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे ना, नहीं, तो पार्टनरशिप की मानी जाएगी? नहीं। पार्टनरशिप की कब मानी जाएगी? जब वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फर्म में, है ना, इंजेक्ट कर रहे हैं फर्म। अदरवाइज उनकी पर्सनल स्टेट है, स्टेट प्रॉपर्टी। पर ये से ना, ठीक है। अगर उनको फॉर्म में लानी है तो एग्रीमेंट करना होगा। एग्रीमेंट ऑफ व्हाट? डीड। डीड में लिखते ना कितना कैपिटल लाए। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 15 भी यहीं पे बात करेगा। क्या कह रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टी। यस, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। फर्म की प्रॉपर्टी किन किन कामों के लिए यूज की जा सकती है, सेक्शन 15 बताएगा। पहले तो ये समझ में आया फर्म की प्रॉपर्टी कौन सी है, अब किस कामों में यूज किए जा सकते हैं। सेक्शन 15 प्रोवाइड्स दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल या मे
100% be held and used exclusively for the purpose of firm. फर्म के उद्देश्यों के लिए, उसके पर्पस के लिए यूज की जा सकती है, किसी पर्सनल पार्टनर के पर्पस या उद्देश्य के लिए यूज नहीं की जा सकती। एक पार्टनरशिप फर्म में गाड़ी है, कार, पार्टनर उसे पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। हाँ, उस गाड़ी से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने जा रहा है, बिजनेस करने जा रहा है, हाँ तो जा सकता है, बट पर्सनल शादी में नहीं, वो कार लेके नहीं जा सकता एज पर सेक्शन 15। समझ में आया? यस सर। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। नेक्स्ट पैराग्राफ देख रहे हैं, गुडविल के बाद से देख रहे हैं हम लोग। When a partnership firm is dissolved, बस गुडविल को आगे एक्सटेंड कर रहा है ACI। When the partnership firm is dissolved हो रही है, हो चुकी है, dissolved, every partner has a right, हर एक पार्टनर के पास क्या है? राइट है। In absence of any contract agreement to the contrary, to have the goodwill of the business sold for the benefit of the all the partner. Yes, partnership firm बंद हो गई। हल्दीराम सपोज, वैसे तो नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर हम सपोज करके चलें, मान के चलें इट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म, कल को जाके हल्दीराम बंद हो जाता है, डिसॉल्व हो जाती है पार्टनरशिप। अच्छा, डिसोल्यूशन के सेक्शंस कौन से हैं? 40 या 39 से? 39 से 44, 45, 49, कितने हैं? 44, 45, 46, 47, 45। मुझे अच्छा लगता है ऐसे कंफ्यूज, है ना? देख लो जरा एक बार। 39 से 47, तो 48, 49 क्या है? Consequences of resolution 45 से 55 पढ़ लिया। 55 में अच्छा 49 है क्या? डिसोल्यूशन क्या पूछा है मैंने? 39 से 40, 39 से 49 की पूरी चेन है, उसमें सब पार्ट्स हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस का ये अलग कर लो। 45 से 49 है ना, 44 तक इधर आ जाओ। अरे यस या नो? चलिए, रिजोल्यूशन होगा पार्टनरशिप का सेक्शन 39 से 49 तक, ठीक है। सपोज हल्दीराम इज अ पार्टनरशिप फॉर्म, डिसॉल्व हो रही है सेक्शन 39 से 49 के बीच में, कुछ भी लग रहा है उसमें प्रोविजन, चाहे कोर्ट के पास जा रहे हैं, नहीं जा रहे, व्हाटएवर, फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म के पास गुडविल है, नाम तो बनाया है हल्दीराम, ये गुडविल बिकेगी। सपोज बीकानेर खरीदना चाह रहा है, खरीदेगा तो पैसे भी देगा, किसको देगा? फर्म को देगा। देन सेक्शन 14 बोल रहा है कि अगर आपकी गुडविल बिक रही है तो पार्टनर के पास राइट है, क्या राइट है? कि जो पैसा आएगा, बेनिफिट होगा फर्म को, उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? पार्टनर। यस, पार्टनर के पास राइट टू रिकवर द अमाउंट ऑफ गुडविल। इन व्हाट रेशियो लिखा है? कॉमन सेंस। ये बढ़िया था, जब लॉ में ना हो तो कॉमन सेंस है। आइए जरा क्या कह रहा है सर? ठीक है सर, जब पैसा आएगा बटेगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, ओके, टू द कॉन्ट्ररी, टू हैव द गुडविल ऑफ द बिजनेस सोल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द पार्टनर। जो पैसा आया वो किस रेशियो में जाएगा? ये सर लिखा है ना, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उस रेशियो में जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। गुडविल इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ठीक है, पता है। इट कैन बी सोल्ड सेपरेटली। यस, हल्दीराम अपना बिजनेस करते रहे और गुडविल भी सेपरेटली बेच सकते हैं, अपना नाम बेच सकते हैं, ब्रांड बेच सकते हैं, यस बेच सकते हैं, ठीक है।
तो गुडविल इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म मानते हैं. इट कैन बी सोल्ड सेपरेटली एंड अलॉन्ग विद द अदर प्रॉपर्टी. ठीक है. एनी पार्टनर में अपॉन द सेल ऑफ गुडविल, ठीक है, and make an agreement with the buyer that such partner will not carry any business similar to that firm. हल्दीराम दोबारा से हम नहीं करेंगे. विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड 10 साल तक बिकानो आप यूज करो मारना. जो भी हल्दीराम से सेल आ रही है कौन लेगा? बिकानो लेगा. मगर बिकानो उसको पैसा देगा हमको. किसको? हमको. फर्म किसको देगी? पार्टनर्स. आगे बढ़ते हैं. और विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स. ठीक है. नॉर्थ तुम देख लो, साउथ हम देख लेते हैं. इस तरह से भी तो गुडविल बेची जा सकती है ना. यस सर. आगे चलते हैं. नॉट विद एक्सटेंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सेक्शन 27 को मत सुनना. कौन सा था? कहाँ पे आया था? हाँ. टैग क्या था उसका? रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड. भूल गए हो? अरे याद है? याद तो नहीं था. चलिए आगे आइए. इधर. Such agreement shall be valid if the restriction imposed are reasonable. ठीक है. Restriction of what? साउथ तुम्हारा, तुम कौन? बिकानो. नॉर्थ में हम ही देख लेंगे. 10 साल तक तुम यूज करो. ये रिस्ट्रिक्शंस हैं. ओके. क्या गुडविल पूरी तरह से नहीं बेची जा सकती? बेची जा सकती है. ऐसा नहीं है नहीं बेची जा सकती. सब कुछ राइट्स, जितने भी राइट्स हैं वो बेचे जा सकते हैं. बट गुडविल इज अंडर द IPR. IPR व्हाट? यस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? ये 20 साल तक दिए जाते हैं. सपोज हमें एक प्रॉपर्टी जो सामने दिख रही है, हम इसको ले लेते हैं, तो हमें पता है ये हमारी हो गई. हम रहेंगे हमारी, हम ही रहे हमारे बच्चों की. बट गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है. अरे यस या नो? तो IPR लॉज में अगर हम देखें तो इसका टाइम लिमिट कितना? मैक्सिमम 20 इयर्स. आपने एक पेटेंट क्रैक करा, उसको पेटेंट करा लिया, कितने साल के लिए मिलेगा? 20 साल के लिए. 20 साल बाद रिन्यू कराना पड़ेगा. अगर आपने करा लिया, ठीक है, नहीं कराया. आपने एक कंपनी सुनी होगी, इंडिया बुल्स, है ना? हाँ, फाइनेंस की कंपनी है. हाँ, लोन वगैरह देती है. मुथूट फाइनेंस होना है, सिमिलर नेचर की है इंडिया बुल्स के नाम से. लोन वगैरह देती है. उसने अपना IPR रिन्यू नहीं कराया. तो उस IPR को कोई और ले सकता है? हाँ, एप्लीकेशन डाले, इंडिया बुल के नाम से ले लेगा. समझ पा रहे हो? यस या नो? तो ये जो लिमिटेड टाइम लिखा है, लोकल लिमिट्स लिखा है, ये रिस्ट्रिक्शंस है. रिस्ट्रिक्शन इन टाइम्स भी हो सकती है, इन प्लेस भी हो सकती है. लिख लेंगे मार्क करके रिस्ट्रिक्शंस को. ठीक है, समझ में आ गई बात? तो गुडविल बेची जा सकती है. हाँ, बेची जा सकती है. बेच के जो पैसा आएगा वो फर्म किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी? पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी. अगर कोई एग्रीमेंट है तो उस रेशियो में कर देगी, अदरवाइज PSR लिख लो, अदरवाइज PSR में कर देगी. अच्छा, यह खत्म हो जाता है सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15. आपने सेक्शन 9 से स्टार्ट करा था और 15 पे आ गए हैं. सेक्शन 9 व्हाट? जनरल. 10 इंडेमनिफाई लॉसेस. ठीक है, फ्रॉड के केस में अलग होगा, नेग्लिजेंस में अलग होगा. 11 कैसे डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज. पहले तो एक्ट में जो लिखा है, फिर म्यूचुअली डिसाइडेड. थर्ड एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. फोर्थ वेरिएशन, चेंजेस कर सकते हो, कंसेंट लगेगी और पार्टनर्स. सेक्शन 12 किसके बारे में बात करते हैं? कंडक्ट ऑफ बिजनेस. 13 म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज. उसमें रेम्यूनरेशन, लोन्स, कैपिटल,
फर्म्स की लायबिलिटी के बारे में बात हुआ। अरे यस क्या एक क्वेश्चन हमें होमवर्क में मिली है इसके साथ। सेक्शन 14 पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप फर्म की कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन सी है? जो पार्टनर लाया है, जो फर्म ने कमाई है, एंड थर्ड वन इज गुडविल। गुडविल की डेफिनेशन नहीं है सेक्शन में, बट गुडविल इज व्हाट? रेपुटेशन ऑफ बिजनेस हाउस प्लस ऐसे प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाते हैं ड्यू टू गुडविल, वो गुडविल माने जाते हैं। गुडविल बेच के पैसा मिलेगा, हाँ। किसको राइट है? पार्टनर को। किस रेशियो में? जो उन्होंने डिसाइड कर रखा हो बाय वे ऑफ अग्रीमेंट, अदरवाइज केस। ठीक है, यहीं खत्म हो जाता है सेक्शन 14। सेक्शन 15 हाँ, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कहाँ का यूज की जा सकती है वो बताएगा सेक्शन 15। कहाँ का यूज हो सकती है? ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फर्म। ठीक है, सेक्शन 15 तक हम सम कर चुके हैं। नेक्स्ट करेंगे सेक्शन 16। हम बोलते हुए भी घबराते हैं, सर पता नहीं होगा नहीं होगा, हम देख पा रहे हैं नहीं पा रहे, कुछ समझ में आ रहा है हमें नहीं आ रहा। चलो सेक्शन 16। एक क्वेश्चन पेंडिंग था, कौन सा? हाँ, डिफरेंस बिटवीन, ना वो वाला नहीं, और भी है बहुत सारे क्वेश्चन पेंडिंग है। सारे क्वेश्चन पेंडिंग ही चल रहे हैं, कुछ सॉल्व नहीं हो रहा जिंदगी में हमारे, सारे क्वेश्चन पेंडिंग है जी। अकाउंट्स के वो पेंडिंग चल रहे हैं, लॉ के हमने भी करे नहीं, यूनिट 3 के सब पेंडिंग है हमारे जीवन में। चलो नाउ सेक्शन नंबर 16 बात करेगा आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन पेंडिंग था, मैं बात कर लेता हूँ। क्या एक पार्टनर दूसरा बिजनेस कर सकता है अदर देन पार्टनरशिप फॉर्म? यस या नो? यस या नो? कर सकता है। कुछ पूछना वगैरह कुछ? सिमिलर नेचर का कर सकता है। सेक्शन 16 पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर। सेक्शन नंबर 16 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स। कहां से स्टार्ट होती है? सेक्शन 13। चलिए, if a partner derives any profit for himself from any transaction of the, दोबारा से जिन्होंने ध्यान नहीं दिया दोबारा से, अगर एक पार्टनर कुछ कमाता है, ड्राइव करता है प्रॉफिट अपने लिए फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द, ट्रांजैक्शन किसकी हो रही है? फर्म की। प्रॉफिट कौन कमा रहा है? अरे ट्रांजैक्शन जब फर्म की है तो प्रॉफिट भी कौन कमा है? फर्म। मगर कमा कौन रहा है? आगे चलते हैं। और फ्रॉम यूज ऑफ प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी थी सेक्शन 14 में उसको यूज कर रहा है, खुद यूज कर रहा है, या बिजनेस कनेक्शन डेक्टर से खुद बात कर रहा है और बोल रहा है मेरे को भेजो माल, फर्म को मत भेजो। अच्छा, और बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म और फर्म नेम को यूज कर रहा है। ही शैल, ही व्हाट? पार्टनर शैल व्हाट? 100% account that profit and pay it to firm according to section 16। अगर पार्टनर ने पर्सनल प्रॉफिट कमाए हैं कब? फर्म्स के ट्रांजैक्शन में, तो वो प्रॉफिट कैलकुलेट करो और किसको वापस कर दो? ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16। आगे चलते हैं। If a partner carries on any business of same nature as competing with the that firm, he what? Partner shall account, पहले कैलकुलेट कीजिए, and pay to firm what? All profits what made by him in that business। अगर सिमिलर नेचर का बिजनेस कर रहे हो कर सकते हो, वैसे तो अलाउड नहीं है। अगर पता चल गया कर रहे हो तो जितने भी प्रॉफिट कमाए ऑल प्रॉफिट्स वो किसको देने होंगे? समझ में आ गया? आईसीआई का क्वेश्चन सिंपल,
नहीं होगा, कुछ डिफरेंस होगा। चलिए करते हैं इसी में कुछ। केस स्टडी नंबर 7 8 तो खुद ही याद रखना पड़ता है। केस स्टडी नंबर 8 करते हैं। बात नहीं करनी, नोट करना है।
इतना पैरा हो गया सबका? नोटेड? नो? अब कोई प्राइमरी स्कूल में थोड़ी ना हो घंटों घंटों नोट करोगे। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, नोट करते रहना, हटाऊंगा नहीं इधर से। इधर देखो, क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ। आओ, क्या कहना चाह रहे हैं? एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम है ABCN कंपनी। उसमें 3 पार्टनर हैं, ABC। C सोता हुआ है, हाँ सोता हुआ। ABCN कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है। कब रजिस्टर्ड हो रही है? आफ्टर 10 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आई डेटेड 30/6/25। मिस्टर सी ने कुछ प्रॉफिट कमाए हैं 10 लाख के, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, बट ही सेज कि जो प्रॉपर्टी है वो खुद लाया था और वो इससे प्रॉफिट, पर्सनल प्रॉफिट कमा सकता है। ही कैन अर्न द पर्सनल प्रॉफिट एंड ऑल्सो यूज द फर्म प्रॉपर्टी। किसका प्रॉपर्टी का यूज करके? फर्म की प्रॉपर्टी का यूज करके। सी ने कुछ लॉसेस भी कमाए हैं 10 लाख के। कैसे? सिमिलर नेचर का बिजनेस करके। उससे हुआ ही नहीं बिजनेस, तो आईसी आपसे क्वेश्चन पूछ, और ये लॉस कब हुए? 1/4/25 को। आईसी आपसे कुछ पूछना चाह रहा है, क्या मिस्टर सी सेट ऑफ कर सकता है लॉसेस विद प्रॉफिट? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हाँ बस 4 मार्क्स। Can Mr. C reimburse from the firm the losses of ₹10 lakh? Reason में, according to section 16, जो हम प्रॉफिट कमाते हैं हमको देने पड़ते हैं। किसको? फर्म को। अगर हम सिमिलर नेचर का बिजनेस करें, अगर हम लॉस कमाए तो भी देने पड़ेंगे फर्म को। हाँ हाँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, अगर मैं एज एन पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में सिमिलर नेचर कर रहा हूं फर्म जैसा, मगर मुझे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितना? 10 लाख। अगर प्रॉफिट हो जाता है यही, तो आप मेरे से क्या कहते हैं? ये प्रॉफिट किसको दे के हो? लॉस हुआ है, क्या ये भी देना है? क्यों? मतलब ये तो विन विन ट्रांजैक्शन हो गई फर्म के लिए। प्रॉफिट हुआ तो ले लेंगे फर्म से, और लॉस हुआ तो फर्म हाथ जोड़ लेगी, हमें मत दो। ऐसे। सेकंड क्वेश्चन, आईसीआई कह रहा है आपसे, क्या ये तो हो गया 10 लाख। अच्छा, सेट ऑफ। सेकंड क्वेश्चन में सेट ऑफ हो सकता है क्या? क्योंकि ये भी 10 लाख कैसे कमाया इसने? फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके। या अपनी प्रॉपर्टी? उसकी अपनी है फर्म के। क्यों? इंट्रोड्यूस कर दी इसलिए, तो वो यूज नहीं कर सकता था पर्सनल पर्पस के लिए, बट उसने कर ली। तो ये 10 लाख कुछ करना है, फर्म को देना है, और ये लॉस खुद बियर करेगा। लिख के लाएंगे आंसर। यही क्लास कर रहे हैं, समाप्त।